हेलो गाइस, वेलकम एट अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। इसका हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट जो है उसका चैप्टर है आपका चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है कार्य, आजीविका तथा जीविका। इस चैप्टर को हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये चैप्टर आपको कंप्लीट समझाया जाएगा हिंदी मीडियम में। इसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स के रूप में तो आपको नोट्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर फर्स्ट है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का इस चैप्टर का वो है कार्य क्या है, क्योंकि इसी की बेस पे जो है आपका पूरा चैप्टर आधारित है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर कार्य होता क्या है। आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में जितने भी काम करते हैं, जितनी भी गतिविधि करती हैं, वो सारी की सारी गतिविधियां जो है कार्य के अंडर में आती हैं। और ये जो जितनी भी आप गतिविधि करते हो अपनी लाइफ में, उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, या फिर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी गतिविधि करते हैं, उसी गतिविधियों को कहा जाता है कार्य। कार्य जो है, कार्य इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कार्य इंसान नहीं करेगा तो उसका विकास अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। समाज में जितने भी मनुष्य रहते हैं, सबके सब लोग कुछ ना कुछ कार्य करते हैं और अपनी समाज के अंदर एक पहचान बनाते हैं। तो ये था हमारा कार्य। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है कार्य की परिकल्पना, उद्देश्य या फिर कारण। आखिर कोई भी व्यक्ति जो है वो कार्य क्यों करता है, इसका कारण हमें जानना है इस टॉपिक के अंदर। तो कार्य जो भी व्यक्ति करता है वो अपनी आजीविका के लिए करता है, सबसे पहला कारण है। क्योंकि व्यक्ति अगर कार्य करेगा तो धन कमाएगा और अपना जीवन चला पाएगा। कार्य करने का सेकंड कारण जो है वो ये है कि व्यक्ति जो है अपनी पहचान विकसित करना चाहता है, समाज में अपनी कोई पहचान बनाना चाहता है, इसलिए कोई व्यक्ति कार्य को करता है। कुछ व्यक्ति होते हैं वो अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, आनंद पाने के लिए भी कार्य करते हैं। तो ये तीन कारण थे हमारे कार्य करने के। फोर्थ कारण देख लेते हैं एक बार। जो कार्य जो है, अगर कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, उससे कार्य करने से व्यक्ति का विकास हो जाता है, उस समाज में उसकी अच्छी पहचान बन जाती है और वो अपने आप को इस क्षमता तक विकसित कर लेता है कि आगे भी वो अपना विकास कर सके। तो ये चार कारण आप एग्ज़ाम में भी लिख सकते हो जो कि कार्य करने के माने जाते हैं। कार्य करने के अनेक कारणों में भी कुछ कारण आ जाएंगे, जैसे कि धर्म से रिलेटेड भी कुछ कार्य होते हैं, जैसे धार्मिक क्रियाकलाप, या फिर कर्तव्य होते हैं। कुछ लोगों के कर्तव्य के रूप में भी हम कार्य करते हैं, या फिर आध्यात्मिक आचरण के रूप में भी हम कार्य करते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हो कार्य जो है अलग अलग ज़रूरतों से, अलग अलग उद्देश्य से किए जाते हैं। कार्य जो व्यक्ति करता है उससे कुछ व्यक्तियों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। जब व्यक्ति कोई नौकरी करता है, मजदूरी करता है, तो उसे कार्य करने पर आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। जब कोई भी व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करता है तो उसकी प्रतिभा का भी विकास होता है और उसे अवसर भी प्राप्त होते हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति कार्य करता है। तो ये तो हमारे कार्य करने के कारण तथा उद्देश्य। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हमारा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक है कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर कार्य को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उसके बारे में आपको डिटेल होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो कारक है कार्य को प्रभावित करने वाला वो है शिक्षा। अगर आप जितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आप कार्य कर पाएंगे, उतनी बेहतर आपको नौकरी मिल पाएगी। सेकंड जो है वो है स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप लंबे टाइम तक अच्छी तरीके से कार्य कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप बीमार हैं, तो आप बिल्कुल भी अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। आयु व लिंग अवसर की सुलभता। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि आयु और लिंग से भी रिलेटेड होते हैं। जैसे कुछ विशेष कार्य है, जैसे कि आर्मी से रिलेटेड कार्य जो है उसके लिए ज़्यादातर जवानों की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनमें विशेषज्ञों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एज के लोगों की ज़रूरत होती है। तो कार्य जो है वो आयु और लिंग से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट कारण है आपका वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण भी कार्य को प्रभावित करता है, क्योंकि वैश्वीकरण जितना ज़्यादा जिस समाज में होगा, वस्तुओं का आदान प्रदान उतना ही ज़्यादा समाज में हो पाएगा। एक कारण आप ये भी बता सकते हो प्रभावित करने वाला भौगोलिक स्थिति। जिस क्षेत्र की जिस स्थिति होती है उसी के आधार पर भी कार्य प्रभावित हो जाता है। जैसे कि जो समतल इलाका होता है वहाँ पर ज़्यादातर लोग कृषि में लगे होते हैं और अच्छी पैदावार होती है, परंतु पहाड़ी इलाकों पर कृषि करना असंभव है। वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में पहाड़ी इलाकों पर कृषि करी जाती है। जंगल जो है, जंगल में आप शिकार कर सकते हो या फिर फल सब्जियां बटोर सकते हो, परंतु वहाँ पे कृषि करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसी तरीके से आप कह सकते हो भौगोलिक स्थिति भी कार्य को प्रभावित करती है। लास्ट जो है कार्य को प्रभावित करने वाले कारक में वो है वित्तीय लाभ।
कोई भी व्यक्ति कार्य करता है वो इस मकसद से करता है कि उसे कुछ ना कुछ धन प्राप्त होगा। जिस कार्य में ज़्यादा व्यक्ति को धन प्राप्त होता है, व्यक्ति उसी कार्य को करने का प्रयास करता है। तो ये था हमारे कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट टॉपिक आज का आपका अर्थपूर्ण कार्य। अर्थपूर्ण कार्य भी आपको पता होने चाहिए कि अर्थपूर्ण कार्य आखिर होते क्या हैं। तो जितने भी समाज में कोई भी व्यक्ति कार्य करते हैं उनसे व्यक्तियों को आनंद मिलता है और वो उनकी जिम्मेदारी भी है। तो ऐसे कार्यों को करना ही कहलाता है अर्थपूर्ण कार्य। जैसे कि किसी विकलांग की मदद कर देना, उससे आपको मदद भी आप कर दोगे, आनंद भी मिलेगा और आपकी जिम्मेदारी भी निभा दी जाएगी कि आप किसी बुजुर्ग या विकलांग की मदद कर रहे हो। तो ऐसे कार्य जो हैं वो अर्थपूर्ण कार्य के अंडर में आते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अर्थपूर्ण कार्य करता है तो समाज में अच्छा उसका व्यक्तित्व बन जाता है, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है और उसकी का महत्व भी समाज के अंदर बढ़ जाता है, जो व्यक्ति अर्थपूर्ण कार्यों को करने में योगदान देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्य, जीविका और आजीविका। सबसे पहले हम समझेंगे कार्य आखिर होता क्या है। जितनी भी हम गतिविधियां करते हैं उन सारी की सारी गतिविधियों का समूह ही कार्य होता है। वो गतिविधि आपकी धर्म से भी रिलेटेड हो सकती है, आपके कर्तव्य से भी रिलेटेड हो सकती है, या फिर सामाजिक कार्य से भी रिलेटेड हो सकती है, या फिर विचार विमर्श से भी रिलेटेड हो सकती है। तो जितनी भी आपकी गतिविधियाँ आप समाज में रहकर कर रहे हो वो सारी की सारी गतिविधियाँ कार्य कहलाती हैं। अब देख लेते हैं आखिर जीविका क्या होता है। जितने भी कोई भी व्यवसाय कोई भी व्यक्ति कर रहा है उससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, उन कार्यों को कहा जाता है जीविका के साधन। तो यही कार्य कहलाते हैं जीविका। जैसे कोई व्यक्ति है उसके पास ज़मीन है तो ज़मीन पर व्यक्ति खेती करेगा तथा अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, तो यही कहलाता है जीविका। नेक्स्ट जो है देख लेते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति जीविका में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो नए नए कौशल सीखे, नए नए काम करने के तरीके सीखे, जानकारी नई नई इकट्ठी करे, अपने क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करे, तभी कोई भी व्यक्ति अच्छी तरीके से विकास कर सकता है। अगर हम आजीविका की बात करते हैं तो आजीविका के अंडर में ऐसी सारी की सारी नौकरियां आ जाती हैं जिन नौकरियों से कार्य करने से आपको धन प्राप्त होता है। यानी कि धन देने वाली जितनी भी नौकरियां होती हैं वो सारी की सारी आजीविका के अंडर में आती हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है या कोई व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, उससे उसे धन प्राप्त होगा जिससे वो अपना विकास कर सकता है, तो इसी को कहते हैं आजीविका। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है कि जब भी कोई व्यक्ति जीविका का चुनाव करेगा उस टाइम पर उसके दिमाग में क्या प्रश्न आएंगे, वो व्यक्ति अपने बारे में क्या क्या प्रश्न खुद से पूछ सकता है। तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करने से पहले सोचेगा कि मेरी आखिर प्रतिभा किस चीज़ में है, मेरी रुचियाँ किस चीज़ में है, मेरा क्या इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, उसी के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपना कार्य चुनता है। जितनी भी व्यवसाय कोई भी व्यक्ति चुनेगा वो ये चेक करता है कि ये मेरे लिए चुनौतीपूर्ण है या नहीं, क्या मैं इस कार्य को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये व्यक्ति ये वाला क्वेश्चन भी अपने माइंड में सोचता है। जब भी व्यक्ति कोई भी व्यवसाय करता है उसके लिए वो सोचता है कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये आने वाले टाइम पे मेरे लिए उपयोगी होगा या नहीं होगा। ये भी सोचना व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यक्ति ये भी सोचता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उससे समाज में कुछ ना कुछ योगदान दे सकता हूँ मैं, या योगदान नहीं दे सकता। व्यक्ति को ये भी बात सोचनी पड़ती है कि जिस कार्यस्थल पे मैं काम करूँगा, जिस वातावरण में काम करूँगा वो मेरे लिए उपयुक्त है या नहीं, क्या मैं इस वातावरण में कार्य कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो ये 5 क्वेश्चन व्यक्ति अपने आप से पूछता है जब भी कोई व्यक्ति अपने कार्य का चयन करता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धन अर्जित करने के लिए किए गए कार्य के परिप्रेक्ष्य। यानी कि परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है उद्देश्य। एक तरीके से आप जो भी कार्य कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, किस टाइप से आप किस कार्य को करना चाह रहे हो। तो उसके अंदर आप बताओगे कि व्यक्ति जो भी कार्य करता है ये तो वो नौकरी के रूप में कार्य करेगा जिससे उसे संतोष अर्जित कर सकता है, यानी कि धन भी उसे मिल सकता है व्यक्ति को, जिससे वो अपना परिवार का पालन पोषण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य करेगा वो जीविका के रूप में भी कर सकता है। जीविका से व्यक्ति के परिवार का पालन पोषण होगा। जैसे कि खेत में कोई व्यक्ति खेती करता है जिससे उसका परिवार का पालन पोषण हो पाता है, तो जीविका के रूप में भी कोई भी व्यक्ति कार्य कर सकता है। कार्य करने का एक थर्ड परिप्रेक्ष्य ये भी हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी रुचि के लिए, आनंद के लिए या फिर पसंद के अनुसार भी कार्य करता है। कुछ कार्यों को करने में व्यक्तियों को आनंद आता है, इसलिए कुछ व्यक्ति कुछ कार्य किया करते हैं। जैसे कि पर्यटन के अंदर कोई भी व्यक्ति आनंद लेने के लिए यात्राएं करता है, तो ये भी एक कार्य है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति आनंद के लिए, पसंद के अनुसार कार्य कर रहा है।
तो ये 3 बता सकते हो आप कारण कार्य करने के। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। टॉपिक है आपका भारत के परंपरागत व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब होता है जितने भी कार्य हो रहे हैं जिनसे आय प्राप्त होती है उन कार्यों को कहा जाता है व्यवसाय। अब जो भारत के व्यवसाय वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भारत के व्यवसायों में बात करी गई है परंपरागत की। परंपरागत के अंदर ऐसे कार्य आते हैं जो कि परंपराओं से चले आ रहे हैं, पुराने टाइम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रहे हैं, वो सारे के सारे भारत के परंपरागत व्यवसाय कहलाते हैं। तो देख लेते हैं भारत के परंपरागत व्यवसाय के बारे में। सबसे पहला जो भारत का जो व्यवसाय रहा है वो प्राचीन व्यवसाय शुरुआत से ही कृषि रहा है, क्योंकि भारत की जितनी भी आबादी है उसमें से ये माना जाता है कि 70% जो जनसंख्या भारत की वो गाँवों में रहती है। जो गाँव में देगी तो वो जाहिर सी बात है ज़्यादातर कृषि ही करेगी। तो हम कह सकते हैं हमारा जो देश है वो मुख्य रूप से कृषि पर ही डिपेंड है। हमारे भारत के देश के जो किसान है गाँवों के, वो शहरों में बेचने के लिए फसल उगाते हैं ताकि उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। हमारे भारत के जो किसान हैं वो मुख्य रूप से चाय उगाते हैं, कॉफ़ी, इलायची, रबड़, विदेशी मुद्रा भी इससे उन्हें प्राप्त हो जाती है। यानी कि आप कह सकते हो कि कुछ महत्वपूर्ण फसलें उगाते हैं हमारे यहाँ के किसान जिससे उन्हें मुद्रा प्राप्त होती है, विदेशी भी और स्वदेशी भी। ऐसा माना जाता है कि भारत के अंदर जो काजू उगता है, काजू, नारियल, दूध, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, ये जितने भी सारी की सारी कृषि है, ये भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इनका उत्पादन होता है और बाहरी देशों में भी इनकी मांग है। मछली पकड़ना, भारत के लोग शुरुआत से मछली पकड़ने पर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि भारत का तट की जो तटरेखा है वो बहुत ज़्यादा लंबी है, जिसकी वजह से हम अच्छी तादाद में मछलियों को पकड़ सकते हैं तथा उनका व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प जो है ऐसे कार्य आ जाते हैं जो कि हाथ के द्वारा करे जाते हैं। हाथों से कलाएँ दिखाई जाती हैं जिनके अंदर वो सारे के सारे कार्य आते हैं हस्तशिल्प के अंदर। हस्तशिल्प जो है इसकी भी भारत में बहुत ज़्यादा मांग है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके के आपको हस्तशिल्प देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको कुछ हस्तशिल्प के उदाहरण भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। कर्नाटक हमारे भारत का राज्य है, वहाँ पे 16 की चनपटन मूर्तियाँ हैं, वो भी हस्तशिल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अभी मैं आपको इनकी इमेज भी दिखाऊंगा। महाराष्ट्र की वाल्लो चित्रकला है, राजस्थान की कठपुतली शिल्प, केरल का नारियल शिल्प और असम का बांस शिल्प। तो ये सारे के सारे जो है कुछ शिल्प के उदाहरण हैं जो कि हमारे भारत के महत्वपूर्ण शिल्प के उदाहरण हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये नारियल के खोल से बना हुआ हस्तशिल्प का उदाहरण है, ये बांस का है असम का। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कठपुतली कला के बारे में, ये कठपुतली कला है आपके राजस्थान की। जैसे कि महाराष्ट्र जो है वाली चित्रकला है, ये हमारे महाराष्ट्र राज्य की। तो ये सारे के सारे जो है हस्तशिल्प के उदाहरण हैं। आप ये भी देख लीजिए, बुनाई भी हस्तशिल्प के अंडर में ही आ जाता है, और काशीदारी भी। ये दोनों के दोनों ही हस्तशिल्प के हमारे भारत के उदाहरण हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये पेंटिंग टाइप में बना रखी है बुनाई करके, और ये भी, और ये गला आपको दिख रहा होगा कड़ा हुआ। तो ये जो है कशीदाकारी के हमारे यहाँ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुछ अन्य परंपरागत व्यवसाय। हमारे भारत में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 5 व्यवसाय ही करे जाते हैं, इनके अलावा कुछ व्यवसाय हैं जो कि और करे जा रहे हैं शुरुआत से ही। जैसे कि आभूषण बनाना, पुजारियों के काम, नमक बनाना, खनन से रिलेटेड कार्य, ईंट टाइल बनाना, शिकार करना, ये भी हमारे भारत के लोग पुराने टाइम से ही करते आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका परंपरागत व्यवसाय के लुप्त होने के आखिर क्या कारण है। यानी कि जो हमारा भारत है उसके अंदर जो परंपरा से व्यवसाय चले आ रहे हैं वो क्यों ख़त्म हो रहे हैं। उसका सबसे पहला कारण है निरक्षरता, क्योंकि लोग पहले पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए वो परंपरागत कार्य करते थे, परंतु अब लोग पढ़े लिखे हो चुके हैं, उन्होंने उन कार्यों को करना बंद कर दिया। आर्थिक पिछड़ापन हमारे भारत के लोगों का ख़त्म हो गया है। भारत के लोग जो है विकास की तरफ आ रहे हैं और वो उद्योगों में कार्य करना पसंद करते हैं। जो भारत के लोग जो हैं उन्हें अपर्याप्त वित्तीय व विपणन सेवाएं मिल रही थी पहले, परंतु अब हमारे यहाँ की विपणन सेवा बहुत ज़्यादा विकसित हो गई हैं, जिसकी वजह से व्यापार करने में आसानी होती है और नए नए कार्य लोग करने लगते हैं। वन जो है, वन से रिलेटेड हमारे ज़्यादातर परंपरागत कार्य थे, परंतु अब जो है इसकी कमी हो गई है, इसलिए लोगों ने फैक्ट्रियों में काम करना शुरू कर दिया है तथा कारखानों में काम करने में भी लोग भाग लेने लगे हैं।
परंपरागत जो कार्य थे उनसे पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा था, बहुत ज़्यादा पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ रहे थे। परंतु अब जो ये लोग ज़्यादातर फैक्ट्रियों पर ध्यान दे रहे हैं, बल्कि फैक्ट्री से ज़्यादा नुकसान हो रहा है, परंतु लाभ फैक्ट्रियों से ज़्यादा हो रहा है। तो लोगों ने फैक्ट्रियों की तरफ जाना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, लोगों ने कृषि करना बंद कर दिए। तो बहुत सारे लोग जो कारखानों में, नगरों में जाकर रहने लग गए तथा वहीं पे ही रहकर अपना व्यवसाय करने लग गए तथा उन्होंने परंपरागत कार्यों को छोड़ दिया। तो ये 5 कारण थे आपके, जिसकी वजह से परंपरागत कार्य आपके लुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका परंपरागत व्यवसायों में सुधार की आवश्यकता के कारण। आखिर जो परंपरागत व्यवसाय हैं उनमें सुधार क्यों होना चाहिए? उसका कारण सबसे पहला ये है कि हम सिर्फ देशी ज्ञान को बनाए रखना चाहते हैं, यानी पुराने टाइम से जो हमारे पूर्वजों का ज्ञान है हम चाहते हैं हम उसका इस्तेमाल आज भी करें और आने वाली पीढ़ियों को भी पता चल सके। जो हमारे परंपरागत व्यवसाय हैं उनसे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, हमारी जीविका के अवसर बढ़ जाते हैं और लोग आसानी से उसे सीख भी सकते हैं। हमारी संस्कृति और विविधता को भी बचाने के लिए परंपरागत कार्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परंपरागत जो कार्य है उन पर किस तरीके से आप सुधार कर सकते हो? सबसे पहला प्रशिक्षण की सुविधा होनी चाहिए, यानी कि ट्रेनिंग होनी चाहिए लोगों की अच्छी तरीके से, ताकि व्यवसाय को आसानी से करा जा सके। मार्केट में नए नए डिज़ाइन हमें उतारने होंगे ताकि लोग आकर्षित हो सकें। पर्यावरण हितैषी कच्चे माल का हमें उपयोग करना होगा तथा नए तरीके से पैकिंग माल की करनी होगी। तो ये 4 तरीके हैं जिसकी वजह से परंपरागत व्यवसाय में सुधार किया जा सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक थैंक फॉर वॉचिंग।